जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट है, जो कि जीके स्टैटिक जीके जीएस का है। तो इस पे हम लोगों का आज ये कुल 13वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोग 12 प्रैक्टिस सेटों को हल कर चुके हैं। लगभग हर प्रैक्टिस सेट में 30 से 35 क्वेश्चन है, तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। चलिए आज के प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था ये बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या मोहम्मद गोरी या रजिया सुल्तान? तो किसने किया था ये बताना है। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। कब किया था? तो इल्तुतमिश का जो शासन आता है वो 1211 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी के बीच में आता है। ठीक है, किसका? इल्तुतमिश का। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर ले तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? तो इसकी राजधानी जो थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी ये कहां थी? तो ये लाहौर थी। कहां थी? लाहौर थी। और मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गोरी तो बहुत पहले था। फिर आगे चलते हैं, रजिया सुल्तान के बारे में बात करें तो रजिया सुल्तान जो थी वो पहली महिला शासिका थी। क्या थी? पहली महिला शासिका थी। कौन? रजिया सुल्तान। क्या थी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की लड़की थी रजिया सुल्तान। ठीक है, और इसके बारे में बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश जो था दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। किसका? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। क्या था? वास्तविक संस्थापक था। कहां का? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और इल्तुतमिश के बारे में बात कर लेते हैं तो इसने 1229 ईस्वी में खलीफा से क्या लिया था? मतलब खलीफा से इसने लिखवाया था सुल्तान की वैधानिकता से सुल्तान को प्राप्त किया था। मतलब जो खलीफा के यहाँ लोग जाके अपना नाम खुलवाते थे, इसने 1229 ईस्वी में खलीफा से प्राप्त किया था। और बात कर लेते हैं, ये सभी शासक जो थे दिल्ली सल्तनत के थे। तो दिल्ली सल्तनत की चर्चा कर लेते हैं। जो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो ये कब से कब थी? ये 1206 से लेके कब तक थी? 1526 तक थी। 1526 तक थी। और इसमें कुल 5 वंश ने शासन किया। तो पांचों का नाम लिख लेते हैं। जैसे पहला देखिए, पहला कौन था? तो गुलाम वंश था। गुलाम वंश। और दूसरे नंबर पे कौन था? तो दूसरे नंबर पे खिलजी वंश था। खिलजी वंश। और तीसरे नंबर पे कौन था? तो तीसरे नंबर पे था तुगलक वंश। कौन था? तुगलक वंश था। चौथे नंबर पे बात कर ले तो चौथे नंबर पे था सैयद वंश।
ये क्रम बहुत जरूरी है। और सॉरी, लास्ट में बात करते हैं तो लास्ट में था लोधी वंश। कौन था? लोधी वंश था। इनको जो है याद करने के लिए आप एक ट्रिक लिख सकते हैं, जैसे गुलाब खिले तो सांस लो। यहां पे ट्रिक लिख देता हूं, ट्रिक, गुलाब खिले तो सांस लो। गु से गुलाब से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से स से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। ये हो जाएंगे पूरे दिल्ली सल्तनत के सभी शासक, मतलब जो जितने वंश थे, अभी उनके अंदर अंदर लोगों ने भी शासन किया हुआ है। तो अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि ठगों के दमन से निम्नलिखित में से कौन संबंध या संबंधित था। ठगों की बात कर लेते हैं तो ठगों से मतलब है ठगी प्रथा से। किससे मतलब है? ठगों का मतलब ठगी, प्रथा से मतलब है, तो ठगी प्रथा से तात्पर्य है ठगों से। तो इसका जो है कौन संबंधित था, तो कर्नल निकलसन या कैप्टन स्लीमैन या अलेक्जेंडर बर्न्स या कैप्टन रॉबर्ट। तो कौन था ये बताना है आप लोगों को। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो था ये कैप्टन स्लीमैन था। कौन था? कैप्टन स्लीमैन था, यानी कि विकल्प बी सही है। और ये जो है ठगी प्रथा की बात करते हैं, तो ठगी प्रथा को कब समाप्त किया गया है, तो 1830 ईस्वी में इसको समाप्त किया गया था। और किसके समय समाप्त किया गया था, तो विलियम बेटिंग के समय। विलियम बेटिंग के समय इसको समाप्त किया गया था। विलियम बेटिंग ने ही कैप्टन स्लीमैन को अधिकारी के रूप में वहां पे नियुक्त किया था, जिन्होंने की ठगी प्रथा का अंत किया था। ठीक है, और यहीं पे कुछ प्रथाएं हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जैसे सती प्रथा। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? दास प्रथा की बात कर लें, दास प्रथा को तो किसने समाप्त किया था? दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? और बात कर लेते हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन लाया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कौन लाया था? ठीक है, ये सब आप लोगों को बताना है। और एक था कि शारदा एक्ट। शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम कौन लाया था, तो ये भी बताना है कि ये बताइए कौन कौन थे। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो था सती प्रथा, जो सती प्रथा का समाप्त किया गया था, तो 1800 कब समाप्त किया गया था, तो 1829 ईस्वी में समाप्त किया गया था, बेटिंग के समय ही। और दास प्रथा की बात करें तो इसको 1843 ईस्वी में समाप्त किया था। किसने? एलन बरो ने समाप्त किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था ये 1856 ईस्वी में आया था। 1856 ईस्वी में किसके समय में आया था, तो ये कैनिंग के समय में आया था। कैनिंग के समय में आया था। शारदा एक्ट की बात करें तो शारदा एक्ट जो था ये 1929 में आया था। कब आया था? 1929 में आया था। और ये किसके समय में आया था, तो इरविन के समय में आया था। किसके समय में आया था, तो ये जो है इरविन के समय में आया था। ठीक है, इतनी बातें थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का है 3 नंबर के, निम्न महापुराणों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है।
सॉरी महापुरुषों, क्या ये महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है, किसको ये बताना है? विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, या रविन्द्रनाथ टैगोर को, या दयानंद सरस्वती को? तो किसको कहा जाता है ये बताना है। तो ये जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय जागृति का जनक, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय से बात कर लेते हैं तो राजा राम मोहन राय को और जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है इनको? आधुनिक भारत का जनक। यहां पर लिख लेते हैं कि इनको जो है आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। और इनको जो है नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। और जो इनकी मृत्यु जो हुई थी ये इंग्लैंड में हुई थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी इंग्लैंड में हो गई थी। कहां हो गई थी? इंग्लैंड में हो गई थी। और इनको जो राजा की उपाधि दी गई थी, राजा की उपाधि, तो ये किसने दिया था? तो ये अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। ये सभी बातें किनसे हो गई? राजा राम मोहन राय से हो गई। और इनके बारे में बात कर लेते तो और जो है इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया था। किसका गठन किया था? 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया था। और आगे चलते हैं तो 1815 के बाद 1817 ईस्वी में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। और थोड़ी सी आगे की बात करें तो 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म सभा की स्थापना करी थी। ठीक है। और यहां पे बात कर लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है क्या कहा जाता है? तो गुरुदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुदेव भी कहते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है विश्व कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व कवि कहा जाता है। गुरुदेव कहा जाता है, विश्व कवि कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद की बात कर लेते हैं। विवेकानंद की तो इन्हें क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? आध्यात्मिक पितामह कहा जाता है। इनको जो है आध्यात्मिक पितामह कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यहां पे पूछ रहा है कि भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो जो भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व था ये किसने किया था यही बताना है। तो एंकर ने किया था, या केटी टैलंग ने किया था, या फिर जॉन एंटोनियो, या केटी पॉल। तो किसने किया था ये बताना है। तो इनका जो गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था तो केटी पॉल ने किया था। किसने किया था? केटी पॉल ने किया था। और गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी
1931 तक हुआ था। कब तक हुआ था? जनवरी 1931 तक हुआ था। और ये प्रथम जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। और जो इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और बात कर लेते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे, तीनों, इधर नीचे ही लिख देते हैं, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर ने लिया था, यानी भीमराव अम्बेडकर ने लिया था। भीमराव अम्बेडकर ने लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। और यहाँ पे ईसाइयों की बात किया तो ईसाइयों को यहाँ पे वो एक अलग भाषा में ये भी लिख सकता है, एंग्लो इंडियन भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? एंग्लो इंडियन भी लिख सकता है। क्या क्या लिख सकता है? एंग्लो इंडियन भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये रहा। और कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। यानी ये पूछ लो कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। या तो ये भी बात कर लेते हैं, जैसे हिंदू महासभा की तरफ से जयशंकर ने भाग लिया था। और दलित वर्ग की तरफ से B.R. अम्बेडकर गए थे। मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खान गए थे। और सिखों की तरफ से सरदार सरपंच सिंह गए थे। कौन गए थे? ये इन लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन की बात किया तो यहाँ पे वेतन की बात करें तो वेतन दिया जाता है इनको। वेतन वो राज्य की समेकित निधि से दिया जाता है। समेकित निधि या संचित निधि भी कह सकते हैं। तो ये राज्य की संचित या समेकित निधि से दिया जाता है वेतन इनका, क्योंकि ये कभी इस राज्य में है तो कभी उस राज्य में इनका ट्रांसफर होते रहता है। तो ये इनका जो वेतन और भत्ता होता है ये राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और पेंशन की बात कर लें तो ये भारत की समेकित निधि से दिया जाता है। अगर यहीं पे पेंशन की बात कर लें, अगर पेंशन की बात हो जाए तो पेंशन जो इनको मिलती है ये जो है भारत की संचित निधि से मिलती है। भारत की संचित निधि से इनको क्या मिलती है? तो पेंशन मिलती है। ठीक है, ये बात भूलना नहीं है। राज्य की संचित निधि से इनको क्या मिलता है? वेतन और भत्ता मिलता है। और जो है यहाँ पे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के लिए यहाँ पे 214 अनुच्छेद दिया गया। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद जो है यहां पे लिख दें, जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है। और यहीं पे बात कर लेते हैं कि मुख्य जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं इनका वेतन कितना होता है? तो इनका वेतन होता है 2.5 लाख। और अन्य न्यायाधीश की बात कर लें तो अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका वेतन होता है 2.25 यानी 2,25,000 कह सकते हैं। तो 2.25 लाख होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात कर लें तो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं?
नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है। और इसके बारे में क्या छूटा? और ये बात ये लिख ले कि इस समय वर्तमान समय में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो ये जो है 25 हाई कोर्ट है। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। और यहीं पे प्रथम हाई कोर्ट की बात कर लें तो जो पहला हाई कोर्ट था, पहला उच्च न्यायालय था, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। कहां हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। कहां हुई थी? कलकत्ता में की गई थी। ठीक है। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की बात कर लें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना जो हुई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में तो कहां की गई थी? तो इलाहाबाद में की गई थी। इलाहाबाद में की गई थी। ठीक है। और इसे 1862 के बाद बंबई और मद्रास में और हाई कोर्ट खोले गए थे। तो इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। तो यहां पे पहले बात कर लेते हैं कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दो अनुच्छेदों में 23 अनुच्छेद 23 एवं 24 में दिया गया। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24 में दिया गया। तो यहाँ पे बच्चों के शोषण के विरुद्ध पूछा है तो क्या हो जाएगा? हम लोगों का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24। इसमें जो है बाल श्रम के बारे में बताया गया है। बाल श्रम के बारे में बताया गया कि 14 वर्ष से कम के आयु के बालकों को कल कारखानों या खतरनाक जगहों पे नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 23 में जो बताया गया उसमें बताया गया है बेगार बलात् श्रम या मानव दुर्व्यापार से संबंधित जो है यहाँ बताया गया बेगार मानव दुर्व्यापार और क्या बताया गया? तो और बताया गया बलात् श्रम। ये जो अनुच्छेद 23 में बताया गया। अनुच्छेद 22 में जो बताया गया, तो अनुच्छेद 22 में जो है ये बताया गया गिरफ्तारी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किससे? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। और 21 की बात करें, अनुच्छेद 21 की, तो उसमें दिया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या क्या बताया गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया हुआ कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? जब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा तो कितने दिन, कम से कम कितने दिन पूर्व उनको सूचना दिया जाएगा कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे बात आ गई है महाभियोग की। तो महाभियोग जो है, महाभियोग का उल्लेख कहां है? तो ये अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद 61 में है। किसमें है?
अनुच्छेद 61 में, और ये कहां से लिया गया है? तो यूएसए से यानी अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो महाभियोग लगाता कौन है? ये संसद लगाती है। कौन लगाता है? संसद लगाती है। तो संसद में क्या क्या हो जाएगा? लोकसभा, और कौन हो जाएगी? राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। और इसमें जो है महाभियोग में कौन लोग मतदान करते हैं? तो मतदान कौन करते हैं? तो सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य भाग लेते हैं। और क्या बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इसमें जो है कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? तो 14 दिन पूर्व इसको सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को कि महाभियोग आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। और अब तक जो है कितने राष्ट्रपति को महाभियोग लगा हुआ है? तो भारत में अभी किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो किस वाद में किया? गोलकनाथ में किया, ए.के. गोपालन में, केशवानंद भारती या मेनका गांधी? तो ये किसने किया था? तो केशवानंद भारती के वाद में किया था। और ये कब किया गया था? तो 1973 में किया गया था। कब किया गया था? 1973 में किया गया था। और ये कहां के थे? केशवानंद भारती जो थे केरल के थे। कहां के थे? केरल के थे। और केशवानंद भारती के बारे में एक बात और कर लें तो जो केशवानंद भारती की संविधान पीठ थी, केशवानंद भारतीवाद की संविधान पीठ जो थी, ये सबसे बड़ी संविधान पीठ थी। क्या थी? सबसे बड़ी संविधान पीठ थी। ये जो थी अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ थी। अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ थी। और जो है इसमें कितने जज ने भाग लिया है? कितने न्यायाधीश बैठे थे? तो 13 न्यायाधीश बैठे थे। और जो क्या जजमेंट आया था, जो निर्णय आया था, वो जो है 7:6 के बहुमत से आया था। 7:6 में आया था। यानी कि 7 लोग एक पक्ष में थे और 6 लोग एक पक्ष में थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे मेनका गांधी दिया हुआ है। तो मेनका गांधी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मेनका गांधी जो है ये विदेश जाने का अधिकार है। क्या? मेनका गांधी का जो वाद था ये था विदेश जाने का अधिकार से संबंधित था, जो कि अनुच्छेद 21 में है। कहां है? अनुच्छेद 21 में भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 9 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? ये बताना है। सर्वप्रथम कहां पे लागू किया गया था? पश्चिम बंगाल में, पक्सू, असम में, पक्सू में या बिहार में? तो पक्सू का मतलब क्या है? पंजाब। पक्सू का मतलब पंजाब में। तो ये सर्वप्रथम कहां पे लगाया गया था ये बताना है। तो ये सर्वप्रथम जो है पंजाब में लगाया गया था। कहां लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया गया था। ठीक है, सबसे पहले कहां लगाया गया था? तो ये पंजाब में लगाया गया था। और सबसे अधिक बार कहां लगाया गया, यानी कि सर्वाधिक बार की बात कर लें, सर्वाधिक बार कहां लगाया गया है? सर्वाधिक बार जो है ये उत्तर प्रदेश में लगाया गया। और कितनी बार लगा है? तो ये 10 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 10 बार लगा हुआ है। और सबसे लंबे समय तक कहां लगा है?
तो सबसे लंबे समय तक ये कहां लगा है? तो ये जो है जम्मू और कश्मीर में लगा था। जम्मू और कश्मीर में लगा था। कब से कब तक लगा था? तो ये लगा था 1990 से 1996 तक लगा था। 1996 तक लगा था। ये जो है 6 वर्षों के लिए लगा था। और जो बात कर लेते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में, तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जो 356 में यह है। और जो राष्ट्रपति शासन लगता है ये सर्वप्रथम पहले 2 माह के लिए लगता है। कितने समय के लिए लगता है? 2 माह के लिए लगाया जाता है। फिर अगर इसको संसद अपना अनुमति दे देती है संसद, तो इसको जो है 6 माह करके इसको बढ़ा सकते हैं। और किसी अन्य राज्य के लिए जो है इसमें किसी अन्य राज्य के लिए अधिकतम कितना लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष लगा सकते हैं। कई वर्ष? 3 वर्ष। लेकिन पंजाब के लिए कितना है? तो 5 वर्ष है। कितना वर्ष है? 5 वर्ष है। ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया हुआ है कि 9 युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग निम्न में से किस वर्ष आम चुनाव में किया गया? किस वर्ष आम चुनाव में किया गया था ये बताना है। 1979, 1999, 1989 या 1987। तो ये कब किया गया था? ये जो 1989 में किया गया था। और ये 9वीं लोकसभा चुनाव में किया गया था। 9वीं लोकसभा चुनाव जब हुआ था तब इसका प्रयोग किया गया था। और ये जो है 61वां संविधान संशोधन, कौन सा? 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन जो 1988 में आया था, उसके द्वारा इसको लागू किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1988 में आया था। तो इसमें क्या हुआ था? मतदान की उम्र उसके पहले कितनी थी? तो 21 वर्ष से कितना कर दिया गया था घटा के? ये कर दिया गया था 18 वर्ष। 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया? 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि वेम्बनाड झील है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में? तो ये वेम्बनाड झील कहाँ है ये बताना है। तो जो वेम्बनाड झील है ये जो है कहाँ है? तो केरल में है। कहाँ है? वेम्बनाड झील केरल में है। और वेम्बनाड झील के बारे में बात कर लेते हैं। जो वेम्बनाड झील है ये लैगून झील है। कैसी झील है? लैगून झील है। लैगून झील है। वेम्बनाड झील कैसी झील है? ये जो है लैगून झील है। लैगून झील से मतलब है खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। और ये भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील की बात करें तो ये जो है भारत की सबसे लंबी झील है। तो इसकी लंबाई कितनी है? ये 96 किलोमीटर है। कितनी है? 96 किलोमीटर है। और इसी झील में जो है एक प्रतियोगिता होती है जिसको नौका दौड़ प्रतियोगिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नौका दौड़ प्रतियोगिता। क्या कहते हैं? नौका दौड़ प्रतियोगिता भी कहा जाता है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में जो है कौन सी झील है? तो आंध्र प्रदेश में जो है कोल्लेरू झील है। कौन सी झील है? कोल्लेरू झील है। उड़ीसा में बात कर रहे हैं तो उड़ीसा में कौन सी झील है? तो उड़ीसा में जो है चिल्का झील है। कौन सी झील है? उड़ीसा में चिल्का झील है। और बात कर लेते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो है कौन सी झील है? तो कालवेली झील है। कौन सी झील है? कालवेली झील है। कौन सी झील है? ये कालवेली झील है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ड्रेंकसबर्ग पर्वत है। तो ड्रेंकसबर्ग पर्वत जो है ये कहाँ है ये बताना है। ड्रेंकसबर्ग पर्वत जो है गिनी में है, लीबिया में है, दक्षिण अफ्रीका या इथोपिया, तो ये कहां पर है ये बताना है। तो जो ड्रेंकसबर्ग पर्वत है ये कहाँ है? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका में है। और ड्रेंकसबर्ग पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है? तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है? ये जो एक ज्वालामुखी पर्वत है। और बात कर लेते हैं तो और ज्वालामुखी पर्वत है। और जो यही बात कर लेते हैं एटलस पर्वत की। तो जो एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत ये जो है कितने देशों से होकर गुजरता है ये बताना है। तो एटलस पर्वत जो है ये कितने देशों से होकर जाता है? ये जो है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया से होकर जाता है। किससे किससे? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया से होकर जाता है। और ज्वालामुखी पर्वत की बात कर लें, ठीक है। आगे आएंगे प्रश्न तो हम लोग उस पर बात करते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? कौन सा देश है जो तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तो चीन है, भारत है, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो कौन है? तो चीन है। तो चीन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो चीन जो है किस किस चीज में प्रथम है ये बात कर लेते हैं। तो चीन जो है चाय उत्पादन में प्रथम है। और बात कर लें तो चीन जो है और किसमें प्रथम है? तो चावल उत्पादन में प्रथम है। किसमें? चावल उत्पादन में प्रथम है। और बात कर लें तो चीन जो गेहूं उत्पादन में प्रथम है। विश्व की बात हो रही है, गेहूं उत्पादन में प्रथम है विश्व में, ठीक है। और जो चीन कोयला उत्पादन में प्रथम है। किसमें? कोयला उत्पादन में प्रथम है। और चीन के बारे में बात करें सोना उत्पादन में प्रथम है। किसमें? सोना उत्पादन में प्रथम है। और जो ये लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम है। किसमें है? लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम है। और आगे चले तो ये कागज उत्पादन में प्रथम है। चीन जो है कागज उत्पादन में भी प्रथम है। और बात करें तो फल और सब्जी उत्पादन में भी प्रथम है। कहा ये इन सभी चीजों में चीन जो है क्या है? इन सभी चीजों में चीन प्रथम है। इन सभी चीजों में चीन जो है प्रथम स्थान पर है। किसमें है? तो ये प्रथम स्थान पर है। और भी चीजें हैं तो फिलहाल जितना याद था उतना लिख दिया हूं। और भारत की बात कर लें तो भारत जो है, भारत किसमें है? तो भारत अभ्रक उत्पादन में सबसे प्रथम है। किसमें? अभ्रक उत्पादन में सबसे प्रथम है। और भारत जो जूट उत्पादन में भी प्रथम है। किसमें है? जूट उत्पादन में प्रथम है। पाकिस्तान की बात करें तो ये भी है। तो पाकिस्तान जो सेंधा नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, यानी विश्व में सेंधा नमक
का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं तो गुलाबी मोती, गुलाबी बांग्लादेश की बात कर लें तो ये जो है गुलाबी मोती के बारे में, मोती के उत्पादन में विश्व में प्रथम, क्या विश्व में प्रथम की बात क्या करें, मतलब गुलाबी मोती यही पाई ही जाती है, कहां पे, बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 14 की रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित में से स्तरों, निम्नलिखित स्तरों यानी निम्नलिखित सतहों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है, यानी कौन सी सतह है जिसमें रेडियो एक्टिव तरंग का परावर्तन होता है, ये बताना है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और यहीं पे एक और मंडल लिख दें तो ये सभी परतें हो जाएंगी। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं ई में। तो आयन मंडल के बाद क्या आएगा, तो आ जाएगा बाह्य मंडल। कौन सा मंडल, तो बाह्य मंडल हो जाएगा। और जो हम लोगों का उत्तर होगा ये हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल जो है ये क्या है, रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए, मतलब विक्षेपण या परावर्तन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं। तो ये रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, परावर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। और इसी में क्या होता है, तो इसी में ध्रुवीय प्रकाश से भी संबंधित है, ध्रुवीय प्रकाश, ध्रुवीय प्रकाश का भी परावर्तन इसी में होता है। और मध्य मंडल के बारे में देखें तो मध्य मंडल का जो टेम्परेचर होता है ये -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सबसे ठंडी परत इसी को कहते हैं। संताप मंडल में आया तो संताप मंडल जो है ओजोन परत और वायुयान, संताप मंडल दो चीजों से संबंधित है, ओजोन परत संताप मंडल में पाई जाती है। और जो वायुयान होते हैं, वायुयान ये भी संताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्षोभ मंडल जो ये मौसमी परावर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो मौसम से संबंधित है। किससे संबंधित है, मौसम से संबंधित है। अगर इनकी जो ऊंचाई की बात करें तो 0 से 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल होता है, 12 से 50 संताप मंडल होता है, 50 से 85 मध्य मंडल होता है और जो है 85 से 645 किलोमीटर तक आयन मंडल होता है, 645 से 10,000 यानी अंतरिक्ष तक वायुमंडल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो ये सबसे आसान प्रश्न है, तो इसमें कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो ये जो है 46% तक पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, ये बताना है। कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, जो पादप हार्मोन नहीं है उसी के बारे में बताना है। तो कौन पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन या एडिलेनिन। तो कौन है जो पादप हार्मोन नहीं, यानी जो पौधे में नहीं पाया जाता है। तो यही भी बात कर लें तो जो एडिलेनिन है ये क्या है, मानव से संबंधित है और इसको जो आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको जो है आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। और ये जो कहां किससे मिलता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे निकलता है, तो अधिवृक्क
अधिवृक्क ग्रंथि से ये निकलता है। और इन तीनों की बात करें तो ये तीनों जो है पादप हार्मोन होते हैं। ये जो ऑक्सिन होता है ये किसके लिए होता है, तो ऑक्सिन की बात करें तो जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन ये फलों को गिरने से रोकता है। क्या करता है, ऑक्सिन जो है फलों को गिरने से रोकता है। क्या करता है, फलों को गिरने से रोकता है। और ये जो क्या है, जैबरेलिन है, जैबरेलिन की बात कर लें तो जो जैबरेलिन है ये फूल खिलने में मदद करता है। क्या करता है, फूल खिलने में मदद करता है, फूल खिलने में मदद करता है। और साइटोकाइनिन की बात करें तो जो साइटोकाइनिन है ये जीर्णता को रोकता है। किसको रोकता है, जीर्णता को रोकता है। क्या करता है, जीर्णता को रोकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं कि पीतल एक मिश्रित धातु है। तो पीतल जो है, पीतल एक मिश्रित धातु है। तो पीतल किसकी मिश्रित धातु ये बताना है। निकिल, तांबा तथा चांदी, जस्ता तथा तांबा, निकिल तथा जस्ता। तो पीतल की बात करें तो जो पीतल है, तो पीतल जो है ये किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और जस्ता का होता है। किसका होता है, तांबा और पीतल जो है तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है। और इसमें जो है 70% तांबा होता है और प्लस जो 30% जस्ता होता है। तो तांबा और जस्ता मिला क्या बनाया जाता है, तो पीतल बनाया जाता है। और यही तो बात करें कांसा किससे बनाया जाता है, कांसा। तो जो कांसा होता है इसमें किसका किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और टीन का मिश्रण होता है। किसका होता है, तांबा प्लस टीन का मिश्रण होता है। तांबा इसमें कितना होता है, तो 90% होता है। टीन कितना होता है, तो ये 10% होता है। तांबा और टीन 10, 90 और 10 में मिले होते हैं। यहाँ पे 70 और 30 में मिले होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये किसकी अधिकता के कारण होता है और किसमें होता है, तो ब्लू बेबी से ही पता चल रहा है कि लड़कों में होता है, मतलब छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, तो किसकी कमी से होता है, सल्फाइड की कमी से होता है, क्रोमियम की कमी से होता है, पारा की कमी से होता है, या नाइट्रेट की कमी से होता है। तो किसकी कमी से होता है, ये जो है नाइट्रेट की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, तो ये नाइट्रेट की कमी से होता है। और यहीं पे पारा की बात करें तो पारा अगर मतलब पेयजल में अगर पारा की मात्रा अधिक हो जाए तो इससे क्या हो जाता है, तो इससे मिनी माता होती है। क्या होती है, मिनी माता रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग होता है। और अगर कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए तो इटाई हो जाता है, और आर्सेनिक मात्रा अधिक हो जाए तो ब्लैक फुट हो जाता है। तो ये सभी रोग हैं जो साइंस की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हम लोगों का है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट्स का निर्माण किसमें होता है ये बताना है। तो लिम्फोसाइट्स क्या है, तो लिम्फोसाइट्स जो हम लोग जैसे हम लोगों की जो ब्लड सेल्स होती हैं यानी रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स रक्त कोशिका बोलते हैं। क्या हो जाएगा, जो ब्लड सेल होती हैं उसमें 3 पाए जाते हैं। पहला मतलब जैसे आरबीसी, दूसरा का डब्ल्यूबीसी
और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, तो वो प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स होता है, ये जो है रक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो आरबीसी को हम लोग जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी को जो है लिम्फोसाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट कहा जाता है। और जब प्लेटलेट्स की बात करें तो उसको जो है थ्राम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, तो इसको जो है थ्राम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट के बारे में बात किया हुआ है। तो ये सभी जो है ये सभी कहां से निकलते हैं, तो ये जो है अस्थि मज्जा से निकलते हैं। किससे निकलते हैं, अस्थि मज्जा से निकलते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प भी हो जाएगा, यानी अस्थि मज्जा। अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय से जो इंसुलिन निकलता है, क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। अग्नाशय से क्या निकलता है, तो इंसुलिन निकलता है। और यदि यकृत की बात कर लें तो यकृत से जो पित्त रस निकलता है, क्या निकलता है, तो पित्त रस का स्राव होता है। और जो है हिपैसिन, ये सभी क्या निकलते रहते हैं, यकृत से निकलते रहते हैं। और लिम्फोसाइट जो है इसको प्रतिरक्षा तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो लिम्फोसाइट को प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं। आर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन D2, D3, B12 और B6। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये उत्तर हम लोगों को बताना है। तो जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं विटामिन डी को। और विटामिन D2, D3 की बात किया हुआ है, तो जो आर्गोकैल्सीफेरॉल होता है ये विटामिन D2 होता है। और विटामिन D3 जो होता है वो कोलिकैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, विटामिन D3 जो होता है वो कैल्सीफेरॉल, कोलिकैल्सीफेरॉल होता है, कोलिकैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन B12 की बात कर लें तो ये, इसको विटामिन B12 को क्या कहते हैं, तो इसको जो है विटामिन B6 की बात करें तो उसके बाद उसका नाम लिखते हैं पायराडॉक्सिन कहते हैं। किसको, विटामिन B6 को पायराडॉक्सिन किसको कहते हैं, विटामिन B6 को कहते हैं। और विटामिन B12 को जो है चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्टोजोना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कार्टोजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है ये बताना है। जल सुरक्षा समझौते से, प्रदूषण से, ओजोन संरक्षण से या जलवायु परिवर्तन से है। तो इसका संबंध किससे है, तो कार्टोजोना प्रोटोकॉल का संबंध जो है ये जल सुरक्षा से हम समझौते से, किससे, जल सुरक्षा समझौते से है। और ये कब हुआ था, तो ये 2000 में हुआ था। और ये लागू कब हुआ, तो जो लागू हुआ था ये 2003 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 2003 में लागू हुआ था। और ओजोन से बात करें तो ओजोन जो है ये मॉन्ट्रियल समझौते से संबंधित है। किससे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। और इसका ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1987 ईस्वी में। कहां हुआ था? तो मॉन्ट्रियल में हुआ था। जलवायु की बात करें तो ये क्योटो प्रोटोकॉल है। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल है। और ये कब आया था? तो इसका जो हुआ था ये 1997 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है ये बताना है। तो अभी हम लोग यहां पे बात कर रहे थे कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम जो है ये क्या था? ये था सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम जो था ये था सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका? सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। और ये कहां पर है? ये जो है जम्मू और कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू और कश्मीर में है। अगर यहीं पे सलीम अली सरोवर की बात कर लें तो सलीम अली सरोवर जो है ये कहां है? तो ये जो है महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में है। कहां पर है? ये महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको जो है जम्मू कश्मीर नहीं लगाना है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है दची ग्राम नेशनल पार्क है। क्या है? दची ग्राम नेशनल पार्क जो है यही है। और जो है हंगुल नाम से भी है जो कि यहीं पे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि गैविलिस यानी घड़ियाल निम्न में से किस नदी में बहुतायत में पाया जाता है? तो ये बहुतायत में किस नदी में पाया जाता है ये बताना है। यानी बहुत ज्यादा मात्रा में किसमें पाया जाता है? ये जो है गंगा नदी में पाया जाता है। क्योंकि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो ये कहां पाया जाता है? गंगा नदी में पाया जाता है। और इसी को जो है संरक्षित करने के लिए चंबल में एक अभ्यारण्य भी बना हुआ है। तो ये कहां पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। तो ये जो है भारत, गंगा नदी की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी। और यहीं पे गोदावरी की बात करें तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। और जो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है क्या है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए। और गंगा में जो है एक गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है, इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है? मेधा पाटकर, बाबा आप्टे, सुंदरलाल बहुगुणा या किरण बेदी। तो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। किसे माना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। और किरण बेदी की बात करें तो ये जो है पहली महिला आईपीएस थी। क्या थी? पहली महिला आईपीएस थी। क्या थी? पहली महिला आईपीएस थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि वर्ष 2011
वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार प्रदेश का जनसंख्या घनत्व यानी उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये जो था 829। एक वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति पाए जाते थे। कितने थे? 829 थे। तो उत्तर प्रदेश के यहीं पे दशकीय वृद्धि की बात कर लेते हैं। तो दस की वृद्धि कितनी हुई थी? और साक्षरता दर क्या है, क्या बताना है? साक्षरता दर कितनी है और क्या बताना है? लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है और जो बताना शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात कितना, ये बात बतानी है। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे बात करते हैं। तो 10 की वृद्धि कितनी थी? तो ये 20.2% थी। कितनी थी? 20.2% थी। साक्षरता दर जो थी वो कितनी थी? 67.7% थी। लिंगानुपात जो था वो 912 था और शिशु लिंगानुपात जो ये 902 है। कितना है? 902 है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का कि प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? ये बताना है किस जिले में हुआ है। तो ये जो हुआ है लखनऊ जिले में हुआ है। किस जिले में हुआ है? लखनऊ जिले में हुआ है। और जब कथक की बात कर लेते हैं तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और बिरजू महाराज इन्हीं से संबंधित है जिनका जन्म कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो ये कौन है? ये जो है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो है कुल उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कितने जिलों के साथ? तो कुल 11 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और सबसे छोटी सीमा उत्तर प्रदेश में किसके साथ लगती है? तो सबसे छोटी सीमा उत्तर प्रदेश की किसके साथ लगती है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश किसके साथ लगती है? सबसे छोटी सीमा तो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। हिमाचल प्रदेश से कौन सा जिला लगता है? तो सहारनपुर लगता है। कौन सा जिला लगता है? तो सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग का पृथक रूप से गठन किस वर्ष किया गया? तो पशुपालन विभाग का पृथक रूप से गठन कब किया गया ये बताना है। तो ये जो है कब किया गया था? तो 1944 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1944 ईस्वी में किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य के संपूर्ण वन क्षेत्र को कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया? तो 6 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो 6 वर्ग में वर्गीकृत किया गया। अगला प्रश्न हम लोगों का है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि देश का सबसे लंबा रेलवे यातायात, यहाँ पे ध्यान देना है कि रेलवे यातायात उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो जो रेलवे यातायात है वो जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे मुगल सराय के नाम से जानते हैं, वो है कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे मुगल सराय के नाम से जानते हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे क्या है? लंबा रेलवे यातायात है। और गोरखपुर की बात अगर कर लें तो गोरखपुर जो है, गोरखपुर पहले जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था गोरखपुर में, लेकिन अभी गोरखपुर किस नंबर पे है? तो गोरखपुर जो है ये दूसरे नंबर पे हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है और ये हम लोगों का लास्ट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो भारतीय जन नाट्य संघ
तो भारतीय जननाट्य संघ आगरा में है, ये सही है। अनभिज्ञ अभिनय ज्योति, ये अभिनय ज्योति जो वाराणसी में है। साधना नाट्य कला के भी प्रयागराज में नहीं है। माध्य नाट्य संस्थान गाजीपुर में है, तो ये प्रयागराज में नहीं है। ये कहां पर है? तो ये जो है गाजियाबाद में है। कहां है? तो गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।